जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लाइट विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बॉडी की जानकारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका पेपर 26 फरवरी को है। भूगोल का पेपर कब है? 26 फरवरी को है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं महासंग्राम। हम 26 फरवरी के लिए करने वाले हैं भयानक तरीके से तैयारी। इस वीडियो को आप देखने के बाद कम से कम आप 40 से 45 नंबर का बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, केवल इस वीडियो की यदि आप अंत तक देखते हो। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने देखो क्या किया। आपके लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और साथ साथ में आपके लिए मानचित्र है। आपको मानचित्र भरने में दिक्कत होती है, इसी वजह से साथ साथ में इसी वीडियो में आपको मानचित्र भी बताने वाला हूँ। मुझे पता है आपका टारगेट है कि मुझे 90 प्लस नंबर लाने हैं। 70 में से 60 नंबर तो आपको स्कूल से पेपर से लाने हैं और 30 में 30 आपको स्कूल से लाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि आप 40 से 45 नंबर का इस वीडियो से देखने के बाद नंबर लेकर आओगे बोर्ड एग्जाम में। जो प्रश्न आपको बताऊंगा ये बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% फंसने वाले हैं, क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे बैठकर सभी पेपरों को देखकर एनालिसिस किया है। जो आपको मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, उन्हीं में से कोई 2 3 4 प्रश्न जो पूछे जाने यहीं से पूछे जाएंगे 100%। तुमसे मैं ये नहीं कहने वाला कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि आप 40 से 45 नंबर का केवल इस वीडियो को देखने के बाद लेकर आओगे। चलो आइए प्रश्नों को समझते हैं। मित्रों, हमें सबसे पहले समझना है बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो इनको समझते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है हमारा, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। देखो, जो प्रश्न बताऊंगा ये 100% बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है पर्यावरण निश्चयवाद से, ठीक है। नव निश्चयवाद से, संभववाद से या प्रत्यक्षवाद से आपको बताना है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, किससे जाना जाता है? नव निश्चयवाद से जाना है। किससे जाना जाता है? नव निश्चयवाद से जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है तो नव निश्चयवाद से जाना जाता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है तो नव निश्चयवाद से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि मानव भूगोल की निम्नलिखित में से या निम्न में से किसकी संकल्पना या कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? पर्यावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या संभववाद या प्रत्यक्षवाद? तो मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता पर विश्वास रखती है? इसका भी सही आंसर होगा नव निश्चयवाद। क्या होगा? नव निश्चयवाद। पहला क्वेश्चन था रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, तो नव निश्चयवाद की वजह से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? तो नव निश्चयवाद रखती है। कौन रखता है? नव निश्चयवाद रखता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ईसी सेम्पुल, ग्राफिथ टेलर, विडाल डीला ब्लास या जीन ब्रोन्स? आपको बताना है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो आप सभी को पता होगा ग्राफिथ टेलर ने। किसने? ग्राफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ग्राफिथ टेलर ने। किसने? ग्राफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर चौथा समझो कि निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। प्रमुख उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। प्रादेशिक उपागम, व्यवहार परक उपागम या प्रतीकात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम? आपको बताना है निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है, वो नहीं है प्रतीकात्मक उपागम। कौन नहीं है? प्रतीकात्मक उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल का अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है, तो वो प्रतीकात्मक उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा कि मानव विकास
की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में, ठीक है। किस बारे में? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, इसको अच्छे से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? आय उपागम, स्वास्थ्य उपागम, कल्याण उपागम या क्षमता उपागम। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? तो स्वास्थ्य उपागम नहीं है। कौन नहीं है? स्वास्थ्य उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है? निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियाई देश, कैसा देश? एशियाई देश मानव विकास सूचांक के अति उच्च संवर्ग के सम्मिलित है? चीन, श्रीलंका, मंगोलिया या मलेशिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एशियाई देश मानव विकास सूचांक के लिए अति उच्च संवर्ग सम्मिलित है? वो चीन है। कौन है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? घटक है। निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, क्षमता या सशक्तिकरण या सभी, उपयुक्त सभी या इनमें से सभी, ठीक है। तो निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? तो ये सभी महत्वपूर्ण चारों घटक हैं। सतत पोषणीयता, उत्पादकता, क्षमता तथा सशक्तिकरण, अर्थात इसका सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन, इंडोनेशिया, चिली या भारत। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? इंडिया। कौन? इंडिया, अर्थात भारत प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो भारत प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? भारत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, रोपड़ कृषि, सहकारी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? तो की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। किसमें की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का उपयोग अति सफल रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती का प्रयोग अति सफल रहा है? रूस, नीदरलैंड, डेनमार्क या मंगोलिया। आपको बताना है कि किस देश में सहकारी कृषि का उपयोग अति सफल रहा है। वो है नीदरलैंड में। कहा? नीदरलैंड में सर्वाधिक उपयोग में अति सफल रहा है जो सहकारी कृषि रहा है। कौन रहा है? सहकारी कृषि रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है, अर्थात बाग में उत्पादन करने वाली फसल नहीं है? तो आप समझ गए होंगे मक्का। कौन सी? मक्का। मक्का को खेत में बोया जाता है। आप चाय बागान में लगा सकते हैं, कहवा भी बागान में लगा सकता है, रबड़ भी बागान में लगाया जा सकता है। जो बागाती कृषि या बागान या बाग जो होते हैं उसी को बागाती बोलते हैं, बागाती फसल, ठीक है। तो मक्का को खेत में बोया जाता है, इसे बाग में नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? अखेट, कृषि, खनन या विनिर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो विनिर्माण नहीं है। कौन सी नहीं है? विनिर्माण की द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं
है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? परिवहन, खनन, कृषि या अखेट? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो परिवहन भी प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। और निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो विनिर्माण, ये याद रखना। और निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? परिवहन। देखो क्रियाकलाप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप से क्वेश्चन 100% पूछे जाना, तो ये तैयार करके ही रखना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व या व्यक्तिगत होता है? स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? वो होता है पूंजीवाद। क्या होता है? पूंजीवाद। यदि आपके पास पूंजी है तभी आप अर्थव्यवस्था अर्थात व्यापार धंधा कर सकते हो। ठीक है, पूंजीवाद, पूंजी हमें बहुत जरूरी होती है। हमें अपने घर को चलाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता ही पड़ती है। हमें मान लो कि बिना पूंजी के हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में हमें पानी तक नहीं मिलता है। यदि आप कभी रेलवे स्टेशन में गए होंगे, वहाँ देखते हो, या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ कहीं नल का पानी अच्छा नहीं मिलता, तो आपको मजबूरन बस पानी खरीद कर पीना पड़ता है। ऑक्सीजन भी हमें सही से नहीं मिल पाती है फ्री में। ठीक है, तो बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। आया समझ में? प्रेजेंट में नहीं मिल रहा। ठीक है, वर्तमान में बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलता। तो निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद। क्या होता है? पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, शिकागो या पीटर्सबर्ग? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मैनचेस्टर। कौन? मैनचेस्टर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सूती वस्त्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या अखेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो वो है, क्या है भला, पता है? व्यापार। क्या है? व्यापार। व्यापार एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए यह तृतीय क्रियाकलाप में आता है। खेती ये प्राथमिक क्रिया है। अखेट शिकार करना, बुनाई किसी चीज को बनाना, ठीक है, हाथों से बनाना, जैसे ऊन की स्वेटर बिनना, ठीक है, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में आ जाता है। जो व्यापार है तृतीय क्रिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? निम्नलिखित में से निम्न में से कौन या निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? ये निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप का अंतर्गत आता है? परिवहन, संचार, व्यापार या विश्वविद्यालय कक्षाएं? विश्वविद्यालय कक्षाएं। तो निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन सा आता है? तो विद्यालय कक्षाएं। विश्वविद्यालय कक्षाएं। क्या? विश्वविद्यालय कक्षाएं ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? नहीं है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? मॉस्को, ओमाक्स, चीता या टोमाक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो वो टोमांस। क्या? टोमाक्स। टोमांस नहीं, टोमाक्स। टोमाक्स, ठीक है, टोमाक्स। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो टोमाक्स से। कौन नहीं है? टोमाक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्यतम व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी को देना है। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास कितने प्रश्न आपको आ रहे थे, ये भी कमेंट में जरूर बताना। देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार? तो इसका आंसर सभी मित्र कमेंट में आंसर देना इसका। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम समझते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। मित्रों अब हमें समझना है अतिलघुत्तरीय प्रश्न।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखो मैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न समथिंग आपको 30 प्रश्न बताने वाला हूँ। यदि आप ये 30 प्रश्न याद कर लेते हो ना, 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी संबंधित प्रश्न आएंगे वो आप करके आओगे। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आप किसी के अनुसार भी परिभाषित कर सकते हैं, हम रेड जेल के अनुसार समझेंगे। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन करता है, इसी को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेड जेल के अनुसार, किसके अनुसार? रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, इसी को मानव भूगोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि देखो क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि प्रकृति मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानने लगे, उसी को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझो कि पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना है कि प्रकृति, क्या प्रकृति या प्रकृति, ठीक है, मानव की वह अवस्था जब वह मानव प्रकृति की आज्ञा का मानने लगे, प्रकृति की आज्ञा को मानने लगे। मानो जैसे हम लोग प्रकृति की आज्ञा को मानने लगे, प्रकृति कहती है कि पेड़ लगाओ, पेड़ों को मत काटो, ठीक है, तो इसी को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो आप देखो इसको मैं 2-2 3-3 बार 4-4 बार क्यों आपको रिपीट करके बता रहा हूं, क्योंकि आपको सुनकर याद हो जाए, इस वजह से मैं 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूं। आप नाराज मत होना कि सर कैसे 2-2 3-3 4 बार 4 बार उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। मैं इस वजह से रिपीट करता हूं कि आपको सुनकर याद हो जाए। ठीक है, आप भी 2-2 3-3 4-4 बार रिपीट करना, तो आपको 100% ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि प्राकृतिक मानव की अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता है, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है, अर्थात आ जाए प्रकृति का मानवीकरण की परिभाषा दीजिए या प्रकृति के मानवीकरण को परिभाषित कीजिए। आपको कैसे समझ लिखना है, तो इसी तरह लिखना है कि प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। या फिर अपने साथ में लिख दीजिए कि प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों को मानव जब प्रयोग करने लगता है, उसी को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, समझते हैं कि मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। पहला है मानव भूगोल की 2 शाखाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहली है आर्थिक भूगोल। कौन सा? आर्थिक भूगोल। दूसरा सामाजिक भूगोल। कौन सा? दूसरा सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन है मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। पहला है मानव भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल की 2 शाखाएं हैं, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए, जिनमें से पहला है आर्थिक भूगोल और दूसरा है सामाजिक भूगोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, या मानव संसाधन को परिभाषित कीजिए, तात्पर्य क्या है। आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल भाषा में याद कर लेना है कि किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं हम इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आपको देखो उत्तर में क्या लिखना है कि प्रवास के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं: अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण,
देखो प्रवास को स्थानांतरण भी बोलते हैं, क्या स्थानांतरण, ठीक है। अब प्रवास भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं स्थानांतरण लिखा रहेगा। इस तरह भी आ सकता है, जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस एग्जामिनर कभी कभी घुमा देता है। आपको याद रखना है, पहला है अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण, दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास। बस यही कुछ 5-6 प्रवास है, उनको याद रखना है। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रवास के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं: अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण और दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास और दैनिक प्रवास। क्वेश्चन नंबर ये था 6वां। अब हम समझते हैं इसके आगे। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 7 किस किस को याद है? सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट ही लगाना, ठीक है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो प्रति वर्ग मतलब होता है 1 किलो वर्ग मीटर, क्या 1 किलोमीटर में, कब 1 किलो, प्रति वर्ग मतलब होता है 1 किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट करते हैं। और 8वें नंबर का क्वेश्चन भी इससे संबंधित है कि लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। क्या लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। सेम क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र भी होता है, कैसे इसको निकालते हैं, एक बार इसको परिभाषा और समझो कि लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंग अनुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, कोष्टक बंद, फिर गुणे में 1000 लगा देना, क्या गुणे में 1000। लिंग अनुपात का सूत्र होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, ठीक है। एक बार इसको समझो कि लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। देखो ये लिंग अनुपात और जनसंख्या घनत्व ये वास्तव में महत्वपूर्ण है भाई मेरे, इनको याद कर लेना, विश्वास मानो ये महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी। क्यों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनके आने के चांस 70% है और नहीं आने के 30% चांस हैं। ये दो में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्र, देखो जनसंकुल क्षेत्र को क्या कहते हैं, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, क्या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले का उल्लेख कीजिए। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों, अर्थात देखो जन संकुल का क्या मतलब है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। विश्व में किन्हीं 2 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो वर्तमान समय में जनसंख्या के 3 विशाल क्षेत्र हैं जिनमें मानव समूह सम्मिलित है। एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, ये 3 समूह है। तो विश्व के किन्हीं 2 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो पहला है एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, ये 3 समूह है। कितने, ये 3 समूह है। नेक्स्ट समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 भौगोलिक कारण है। कितने, 3 भौगोलिक कारण हैं। कौन कौन से हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जल
वायु सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जलवायु कैसी है, किसी भी देश की जलवायु कैसी है। जलवायु यदि गर्म है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, यदि जलवायु बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ जनसंख्या कम होगी, ठीक है। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। क्या? जलवायु। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 समझते हैं कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों या स्तंभ। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? यही सेम क्वेश्चन आएगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम लिखिए। स्तंभ और प्रमुख घटक, घटक और स्तंभ एक ही है। घटक आ जाएगा तो आप पूरा कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन दूसरा घूम के आ गया, पर ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए या मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है, ये 4 स्तंभ है। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 महत्वपूर्ण घटक है। ये आपको याद रखना है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या स्तंभ के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या स्तंभ निम्नलिखित हैं। क्षमता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मापन सूचांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास का मापन सूचांक द्वारा किया जाता है। एक बार इसको और समझो कि मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मापन सूचांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है। क्वेश्चन हमारा कि मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचांक से हम क्या समझ सकते हैं? हम यही समझते हैं कि मानव विकास सूचांक को मापन द्वारा सूचांक को मापन किया जाता है। किसके द्वारा मापन किया जाता है? सूचांक के द्वारा मापन किया जाता है। सूचांक के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। इसी को मानव विकास सूचांक कहते हैं। या फिर हमको इसको इस तरह शब्दों में लिख सकते हैं कि मानव विकास सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, जिसे मानव विकास सूचांक कहते हैं। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। आपको रोपण कृषि की कोई 2 फसलों के नाम लिखने हैं, पर हम यहाँ 4-5 समझ लेते हैं, आपको काम देगा अभी भविष्य में, अभी भी आपको काम देगा और भविष्य में भी आपके काम ही देगा। क्योंकि शिक्षा जितनी कम पढ़ोगे, देखो शिक्षा का क्या रूल क्या है कि आप शिक्षा बहुत सारी, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ही कम है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा, आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, पर आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए कम है। तो रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख करना है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। गन्ना, केला, कपास, अनानास, रबड़, कोक, कॉफी, चाय आदि फसलें उगाई जाती हैं, पर आपको 2 याद रखना है, कोई 2, ठीक है। तो रोपण कृषि में चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना, केला, कपास और अनानास आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो रोपण कृषि की कोई 2 फसलों के नाम बताओ जल्दी से कमेंट में। तो लिखो जल्दी से गन्ना और केला, कपास, अनानास आदि आप लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारवाही पशुओं के नाम विषय में लिखिए, या भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। भारवाही पशु कौन होते हैं? ये संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है, या परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो भारवाही पशु कौन होते हैं? भारवाही देखो समझो, भारवाही मतलब ढोना, भार वाली वस्तुओं को ढोने वाले पशुओं के नाम अब समझ में गए हो गए कि इनके बारे में लिखना है कि भार ढोने वाले पशुओं को भारवाही पशु कहते हैं। बैल, भैंसा, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, याक, हाथी भारवाही पशु है। भारवाही, भार और वाही, भार का मतलब होता है भार, वाही का मतलब होता है ढोने वाला, पशु मतलब पशु। तो भार ढोने वाले पशुओं के नाम आपको लिखना है।
खच्चर, ऊंट, याक, हाथी, घोड़ा इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं कि स्थानांतरीय कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो स्थानांतरण कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है। इससे वृक्ष का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। स्थानांतरीय कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है। इससे वृक्षों का ह्रास होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 16। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखो आपको क्या करना है। मिश्रित कृषि क्या हो सकता है? जहाँ खेती भी की जाए और क्या किया जाए? पशुपालन भी किया जाता है, उसी को तो मिश्रित बोला जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी की कोई खेती भी करता है, साथ साथ में बकरी पालन करता है या मत्स्य पालन करता है। तो मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं को उल्लेख करना है। तो आप लिख सकते हैं एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती हो, मतलब कृषि योग्य फसल भी उगाई जाती हो, साथ में पशुपालन भी किया जाता हो, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। इसी को आप परिभाषा में लिख सकते हैं। आपको आ जाए कि मिश्रित कृषि की परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए, तो आप लिख सकते हो कि एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती हो और पशुपालन भी किया जाता हो, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। इसी को विशेषता भी लिख सकते हैं। दूसरा कि इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है और किसान वर्ष भर व्यस्त रहता है। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं रहता। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, एग्जाम्पल समझो कि चैत आता है, चैत जिसमें खेत की कटाई होती है, तो सभी लोग चैत काटने चले जाते हैं, पर ये कुछ समय के लिए होता है, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं कि कुछ समय मतलब 2 मंथ 3 मंथ के लिए हो, इसके बाद वो काम छूट जाए, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है और किसान वर्ष भर व्यस्त रहता है। तो मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं पहला कि एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती हो, साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है और किसान वर्ष भर व्यस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसे समझते हैं कि सहकारी कृषि की दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये तो आपसे मिश्रित कृषि नहीं पूछेगा तो सहकारी कृषि के बारे में पूछ लेगा कि सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बराबर रखता है। अधिकार क्या रखता है? बराबर रखता है। सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बराबर रखता है और सहकारी कृषि की रणनीति साझेदारी स्वैच्छिक होती है। कैसी होती है? स्वैच्छिक होती है। सहकारी कृषि की दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार अपने पास रखता है और सहकारी कृषि में रणनीति साझेदारी स्वैच्छिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। तो पहला कह सकते हैं चीनी उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है, गन्ने से बनती है, गन्ना की खेती की जाती है। गन्ने की की जाती खेती की जाती है और गन्ने के द्वारा ही चीनी बनती है, तो चीनी उद्योग आता है। दूसरा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कैसे होता है? कपास क्या होती है? खेती। कपास से तो वस्त्र बनाए जाते हैं। किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम। तो पहला चीनी कैसे बनता है? देखो एक बार, कृषि आधारित कह रहा है, कृषि जिसमें खेती की जाती है। गन्ने की क्या की जाती है? खेती की जाती है। गन्ने क्या की जाती है? खेती की जाती है। खेती के बाद क्या बनता है? चीनी। गन्ने के बाद क्या बनता है? चीनी बनता है। वैसे पहले कपास की खेती की जाती है। क्या? कपास की खेती की जाती है, फिर इसके बाद क्या बनता है? कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम। तो पहला चीनी उद्योग, दूसरा वस्त्र उद्योग है। चलो क्वेश्चन नंबर समझते हैं। 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे कि दो चतुर्थ सेवाओं के नाम लिखिए। दो चतुर्थ सेवाओं का नाम लिखिए। क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का कि दो चतुर्थक सेवाओं का नाम लिखिए। तो विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थक सेवाओं में आते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण है। चतुर्थ सेवाएं बौद्धिक व्यवस्था से जुड़ी होती है। दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखना है, जिनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। देख, सूचना, शोध या विकास सेवाएं। ठीक है। तो विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण है। चतुर्थ सेवाएं बौद्धिक व्यवस्था से जुड़ी होती
है। ये थी क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि विश्व के किन्हीं दो प्रमुख समुद्रीय पत्तनों अर्थात बंदरगाहों का नाम उल्लेख कीजिए। आपको क्या करना है कि विश्व के किन्हीं दो प्रमुख समुद्री बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। अब बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पत्तनों, ये पत्तन भी बोलते हैं। तो विश्व के किन्हीं दो प्रमुख समुद्री पत्तनों या बंदरगाहों का नाम उल्लेख करना है। तो पहला है सिंगापुर, क्या? सिंगापुर। दूसरा है संघाई, क्या? संघाई कहाँ है? चीन में। कहाँ? संघाई बंदरगाह, सिंगापुर बंदरगाह और संघाई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि भारत की श्रमिक जीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से भारत की श्रमिक जनसंख्या को निम्न 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। विभक्त मतलब बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, आश्रमिक। कैसा? आश्रमिक, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। तो आर्थिक दृष्टि से भारत की श्रमिक जनसंख्या को निम्न 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक और तीसरा है श्रमिक। क्या है? श्रमिक, आश्रमिक, आश्रमिक। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। आप समझते हो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है, इसी को 23 समझ लो, ये 24 लिखा हुआ पर 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 समझो कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्या? पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। ये पल्ली बस्तियां क्या होती हैं, इसको परिभाषित करना है आपको। तो जाति प्रथा के बिलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पूर्वा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना, ये पड़ा, पल्ली, नगला या ढाणी कहा जाता है। तो पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो जाति प्रथा के बिलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पूर्वा बन जाती हैं, इन्हीं को पल्ली बस्तियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि गुच्छित बस्तियां को परिभाषित कीजिए। किन्हें? हमें गुच्छित बस्तियों को परिभाषित करना है। तो जिन बस्तियों में सहित खंड पाए जाते हैं उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनका आकार रैखिक, एल आकृति अथवा आकृति विहीन होता है। गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो जिन बस्तियों में सहित खंड पाए जाते हैं उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनका आकार रैखिक या एल आकृति अथवा या फिर आकृति विहीन होती है। ये तो क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि सूक्ष्म कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। सूक्ष्म कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि सूक्ष्म कृषि तथा इससे अधिक वर्षा वाले भाग में अधिक पानी चाहने वाली फसलों की खेती करना आर्द्र कृषि कहलाता है। सूक्ष्म कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए या बताइए। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि सूक्ष्म कृषि कहलाती है तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं आंसर को। कोई किस प्रश्न को रटा नहीं जाता, ओनली समझा जाता है। इसमें करा कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि को सूक्ष्म कृषि कहते हैं। तो पक्का पता है कि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भाग में होने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते होंगे। क्या कहते होंगे? आर्द्र कृषि कहते होंगे। तो सूक्ष्म कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर क्या है? तो बस सिंपल सा अंतर है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि सूक्ष्म कृषि कहलाती है तथा इससे अधिक वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि या अधिक पानी चाहने वाली फसलों की खेती को करना आर्द्र कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हमसे कि भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला कारण है गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। दूसरा है कि बहुत से अम्ल तथा खनिज तत्वों के जल से मिश्रित हो जाने से जल प्रदूषण हो जाता है। बहुत से अम्ल तथा खनिज तत्वों के जल से मिश्रित हो जाने से जल प्रदूषण हो जाता है। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रासायनिक उर्वरक, सिंथेटिक गैस, कंपाउंड, तेल तथा पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कूड़ा करकट आदि जल प्रदूषण के कारण है। रासायनिक उर्वरक, सिंथेटिक, जैविक, कंपाउंड, तेल तथा
पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कूड़ा करकट आदि का प्रमुख कारण है, या जल प्रदूषण के कारण है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह, से समझते हैं कि किन्हीं दो गैर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए, या क्वेश्चन बन सकता है कि किन्हीं दो अपारंपरिक स्रोतों या ऊर्जा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो किन्हीं दो अपारंपरिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह आएगा कि किन्हीं दो गैर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंगीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस आदि ऊर्जा शामिल है। ये सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे हैं? नवीकरणीय योग्य है। तो किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंगीय ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है और गोबर गैस आदि ऊर्जा आदि गैस है। ये नवीकरणीय योग्य है। ये थे क्वेश्चन नंबर 28 तक। अब हम समझते हैं इनके आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि भारत के दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। भारत के दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो लोहा इस्पात आयक्स या इस्पात आप दोनों लिख सकते हैं, लोहा आयक्स भी लिख सकते हैं। तांबा, सोना, चांदी आदि धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो भारत के कोई दो धात्विक खनिजों के नाम लिखना था तो आप लोहा, तांबा, सोना आदि लिख सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं क्या कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं? भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय कार्यक्रम परिवहन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा विद्युत की सुविधाओं के रूप में सामाजिक लाभ हुआ है। इसी को भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहते हैं या कहा जाता है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या क्या हुए हैं? तो शिक्षा का लाभ हुआ है, विकास, परिवहन, जनजातीय कार्यक्रम, परिवहन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा विद्युत की सुविधाओं के रूप में सामाजिक लाभ हुए हैं। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न। यदि ये 30 प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो 6-7 प्रश्न पूछे जाने हैं, इन्हीं में से कोई 6-7 प्रश्न पूछे जाएंगे। मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझने हैं लघुत्तरीय प्रश्न के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न के 6 प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पर प्रश्न 4 नंबर का होगा, अर्थात 24 नंबर हमें करने हैं पक्के। पहला प्रश्न है हमारा, मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए, ये पहला प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समथिंग 16-17 प्रश्न होंगे। यदि 16-17 प्रश्न ये याद कर लेते हो तो मैं 100% कहूंगा, दोबारा से कह रहा हूं, ये 24 नंबर कोई काटने वाला नहीं है तुम्हारे। ठीक है, याद कर लेना। मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। यदि आपको विश्वास न हो तो आप मॉडल पेपर उठा के देख लेना, पिछले ईयर्स के पेपर उठा के देख लेना, यही प्रश्नों में से वो प्रश्न बने होंगे। तो पहला प्रश्न है कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को परिभाषित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा देखो, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछता है, ठीक है, और आप भी घूम जाओगे यदि एग्जामिनर ने घुमा दिया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये तो आप इसे याद कर लो या इसे, ये दोनों एक ही, दोनों का आंसर सेम लिखना है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। क्वेश्चन सेम है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां समझो
कि जननकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जननकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जननकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 7वां है हमारा कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मानव विकास सूचांक को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचांक को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव विकास सूचांक को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उसे समझते हैं कि विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चलवासी कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में विभेद कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं कलापों में विभेद कीजिए, अंतर लिखिए। देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाओं में अंतर लिखिए। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं कलापों में विभेद कीजिए। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, इस तरह भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि भारत में जनसंख्या के वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या के वितरण को विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 समझो कि भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों का वर्णन करना है आपको। भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 समझो कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। आपको भारत के जो नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, उनको आपको अलग अलग प्रकार से स्थानांतरित करना है। बिजनेस के आधार पर, व्यापार के आधार पर, कृषि के आधार पर, इस तरह आपको अलग अलग करना है। ठीक है, तो प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों की प्रमुख प्रकारों के विभाजित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 समझो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में आभ्रक के वितरण एवं उत्पादक का विवरण कीजिए। भारत में आभ्रक के विवरण एवं उत्पादक का विवरण कीजिए। भारत में आभ्रक के वितरण एवं उत्पादक का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यह विवरण कीजिए। ठीक है, संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो मैं बताऊंगा, ये प्रश्न यदि आपने याद कर लिए तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न फंसने वाले हैं। चलो हम प्रश्न को समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला था
कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का उल्लेख करना है। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ये देखो विषय क्षेत्र पूछेगा या फिर उप क्षेत्र पूछ लेगा, बस सेम कोई में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए या फिर मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। बस यही ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरी बात को नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझो कि चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए या वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर आपको अंतर लिखना, ठीक है, अंतर लिखना, उनकी विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रोपण कृषि के क्षेत्र लिखिए, ठीक है। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, रोपण कृषि के क्षेत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर लिखिए। यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं पर में अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको कैसे भी एग्जामिनर पूछे, आपको सज्ज रहना है, अस्त्र शस्त्र लेकर अपने, ठीक है। आंसर आपको लेकर शस्त्र और आंसर लेकर तैयार रहना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो द्वितीयक पूछे या प्रथम पूछे या प्राथमिक और तृतीयक क्रिया में अंतर पूछे तो आपको याद करके रखना है सभी प्रश्नों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझो कि परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व बताइए। परिवहन का क्या महत्व है, परिवहन का महत्व बताइए। और सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व बताइए। विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन कीजिए और विश्व व्यापार में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। अब यहाँ से एक बार समझो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व समझाइए। अब ये नहीं पूछेगा तो ये वाला पूछेगा कि सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व समझाइए। यदि ये भी नहीं पूछेगा तो ये वाला पूछेगा कि विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। यदि ये नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछेगा कि विश्व व्यापार में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। ये देखो मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक बार इनको और जल्दी से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। पहला, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दो में से कोई ये पूछा जा सकता है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए, फिर मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। या फिर ये नहीं पूछेगा तो फिर कोई दो में से, ये 5वीं 6वीं में से एक पूछ सकते, क्योंकि चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या सहकारी कृषि या सामूहिक कृषि क्या है, इन पर टिप्पणी लिखिए। ये सेम है, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसके मैं मान लो इसको मैं 40% मानता हूँ, ये पूछा जा सकता है। 60% बोर्ड एग्जाम में मुश्किल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, 40% इसके चांस बनते भी हैं। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, रोपण कृषि की क्षेत्र लिखिए। द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर लिखिए, या फिर प्राथमिक या द्वितीयक क्रियाकलाप में अंतर लिखिए। ये देखो दीर्घोत्तरी में नहीं पूछेगा तो लघुत्तरी में 100% पूछेगा। यदि लघुत्तरी में नहीं पूछता तो फिर अति लघुत्तरी में तो ये 100% पूछने वाला है। तो ये क्वेश्चन को आपको रेडी करके रखना है। परिवहन, परिवहन क्या है, परिवहन का क्या तात्पर्य, परिवहन का महत्व बताइए। ये सड़क परिवहन क्या है, ये सड़क परिवहन का महत्व बताइए। ये विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। स्वेज नहर के स्थान पर पनामा नहर भी आ सकती है कि विश्व व्यापार में पनामा नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। 9, 10, 11, 12 कोई 4 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। चलो अब हम समझते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। नंबर 13 है हमारा कि स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। स्वेज नहर या पनामा नहर की तुलना कीजिए। देखो स्वेज नहर में इस तरह भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार में स्वेज नहर का क्या महत्व है, या विश्व व्यापार में पनामा नहर का क्या महत्व है, या स्वेज नहर किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, पनामा नहर की विशेषताएं लिखिए, या स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए या अंतर लिखिए। क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो स्वेज नहर वाला मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, इसे याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। आपको मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लिखा चुका हूं, ठीक है। तो मान लो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी मान लो 100% आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखो ग्रामीण बस्तियां एवं नगरीय बस्तियां, ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की विभेद कीजिए, अर्थात अंतर लिखना है और साथ साथ में इनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें दोनों मतलब 50-50% कह सकते हैं कि इनके चांस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 समझो कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों में विभाजित
कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी लिखवाया था, तो ये प्रश्न याद कर लेना, क्योंकि ये इसको मैंने बहुत बार पेपर में देखा है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों की प्रमुख प्रकारों की विभाजित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं कि भारत में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में जो नगरीय बस्तियां हैं उनकी समस्याओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यदि आप भूगोल पढ़ते हो ये क्वेश्चन याद नहीं किया तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। आपको भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 समझो कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारत में भूमि निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत में पेट्रोलियम या खनिज तेल संसाधनों का वर्णन कीजिए। भारत में पेट्रोलियम या खनिज तेल संसाधनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन पर लिखो पहले 100%, प्लस में लिखो IMP, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं कि सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 था कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 एक सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये थे 22 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यदि आप 22 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को याद कर लेते हो तो ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपकी मदद करेंगे। किनमें? लघुत्तरीय प्रश्न में भी मदद करेंगे और अति लघुत्तरीय में भी मदद करने वाले हैं। यदि आप ये 20 प्रश्नों को याद कर लेते हो तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि यार 16 नंबर तो आपके मैंने कटने नहीं दूंगा। यदि आपने ये 22 प्रश्न याद किए तो 16 नंबर तो 100% आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानचित्र। आपको मानचित्र बनाना नहीं आता, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, पर हम इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हो तो आप मानचित्र भरना सीख जाओगे। चलो आपको बताता हूं कैसे मानचित्र भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर लिखकर आएगा और क्वेश्चन नंबर 26 पर लिखकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर वर्ल्ड का आता है, अर्थात विश्व का आता है। किसका आता है? विश्व का आता है। पर क्वेश्चन नंबर 25 पर भारत का आता है। किसका आता है? भारत का आता है। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ये है आपका भारत का मानचित्र। ठीक, क्या है? भारत का मानचित्र। अब आपको ये प्रश्नों के आंसर इसमें लिखना है और आपको भरना है कि कहां पर कौन सा स्टेट है। चलो पहले मैं आपको कुछ बड़ा बड़ा बता दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कौन सा स्टेट कहां पर है, आपको भरने में आसानी रहेगी। देखो जो ये पहले ये क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये समथिंग, ये वाला क्षेत्र, ये समझो ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? चीन का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? चीन का क्षेत्र। पर मुझे लिखना नहीं चाहिए, पर मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ ये चीन का क्षेत्र। क्या है? चीन का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पाकिस्तान का क्षेत्र। कौन सा है? ये पाक का क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। और जो ये वाला क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का क्षेत्र। कौन सा है? अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान का। ये बाकी आप लिख लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अभी थोड़ा थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मानचित्र भरना पूरा अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, ये जो ये दिख रहा है ये आप तो सभी को पता होगा, ये क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। अब इस साइड आ जाओ, देखो कुछ और स्टेट है, जैसे ये देश है, ये नेपाल है। क्या है? ये हमारा नेपाल है। क्या है? नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। तो देखो ये साइड, ये कहीं म्यार है, ये मम्यार है हमारा। क्या है? मम्यार। ठीक है, ये मम्यार है हमारा। आ गया समझ में? अब हम समझते हैं ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये भूटान है। क्या है? भूटान है। अब आपको मैंने देखो जो इसके पड़ोसी देश है भारत के, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने? 7 पड़ोसी देश है ना, तो ये 7 हो गए। ठीक है, और अब देखो क्या करना है भाई, अब हमें अब भारत का मानचित्र, अब हम भारत से संबंधित चीजों को समझेंगे। ये लद्दाख है। क्या है? आपको मैं लद्दाख बता दे रहा हूँ, लद्दाख है। ये जम्मू कश्मीर है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये वाला स्टेट हिमाचल प्रदेश का है। ये पंजाब का है। ये हरियाणा है। ये दिल्ली है। ये उत्तराखंड है। ये उत्तर प्रदेश है। ये राजस्थान है। ये क्या है? ये गुजरात है। ये मध्य प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है। ये बिहार है। क्या है? ये बिहार है। ये बता दिया था। क्या है? ये मध्य प्रदेश है। ये महाराष्ट्र है। क्या है? ये महाराष्ट्र है। ये क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद में ये देखो छोटा सा, ये क्या है? गोवा है। ये गोवा है। ठीक है, ये केरल है। क्या है? ये केरल है। ये तमिलनाडु है। ये आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश का एरिया है।
ये क्या है, तेलंगाना है, ये क्या उड़ीसा है, ये वाला जो स्टेट बचता है ना ये छत्तीसगढ़ है, क्या है छत्तीसगढ़। बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है, क्या है झारखंड। और ये वाला जो स्टेट बचता है ना ये है बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश, ठीक है बांग्लादेश है। अब देखो बांग्लादेश तक समझ गए। अब यहाँ के पास ये बता दिए थे ये बिहार है। अब इसके बाद यहाँ से आ जाओ, ये वाला स्टार्ट करो, ये अरुणाचल प्रदेश है, क्या है ये जो ऊपर सबसे टॉप पर बैठा है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है, असम है, ये असम है। असम के बाद ये क्या है, ये हमारा मेघालय है, क्या है मेघालय है। ये क्या है, ये वाला स्टेट ये हमारा नागालैंड है, क्या है नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे क्या है मिजोरम है, मिजोरम के बगल में क्या है त्रिपुरा है। ये थे कुछ स्टेट। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। जानता हूँ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, पर आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। चलो अब हम समझते हैं, अपने प्रश्नों के आंसर को समझते हैं, क्या है कैसे बढ़ते हैं ये समझो। कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब बताओ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश है, क्या है अरुणाचल प्रदेश है। अभी मैंने आपको मैप में बताया कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो टॉप में है ये टॉप में ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसे एक डॉट करना है, फिर एक ऐसे डॉट करना है, ठीक है। एक डॉट करके उस पर गोला मार देना है, गोला मार के आपको इस तरह करना है। अब इसके बाद आपको कहीं पर भी लिख देना है, क्या लिख देना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्या लिख देना है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये इस तरह आपको भर देना है, इस तरह। ये बात ध्यान देना, पेंसिल से मस्त या पेन से इस तरह करके बने लिख देना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। पहला था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अब बताओ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो एक ही है अपना उत्तर प्रदेश। क्या तो ऐसे मानो कि यहाँ पर कहीं मतलब उत्तर प्रदेश के जब देश राज्य पूछे तो आप कहीं पर भी मार सकते हो, ठीक है टिक मार सकते हो। फिर इस तरह कर देना है, ठीक है। फिर इसको इस तरह ले जाना है और यहाँ पर लिख देना है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, ठीक है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट समझो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, क्या है बिहार। तो बिहार में ऐसे करके ऐसे टिक मार दो, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ और यहाँ पर लिख दो बिहार, क्या लिख दो बिहार, क्या लिख दो बिहार, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, कौन सा है केरल है। अब बताओ केरल कहां पर मैंने बताया था, ये क्या था ये गोवा था, ये क्या था ये गोवा था, ठीक है। ये क्या था ये कर्नाटक था, क्या था कर्नाटक था ये वाला एरिया। और ये क्या था ये था केरल, क्या था केरल। बस इस तरह कहीं पर टिक मार के गोल 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 गोला बना देना, इस तरह कर देना और लिख देना है केरल, क्या लिख देना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये भी केरल है, क्या है। इसमें भी आप इस तरह इधर पर केरल मार के इस तरह कर सकते हो और लिख देना केरल। अब आपको ये कैसे, अब ऐसे आपको देखो ये तो आपको पता चल गया कि आपने पता चल गया कि आपने लिख दिया। बट आपको क्या करना है, जब आए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव ये कौन लिखेगा, इसको भी लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट, क्या लिखोगे फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखोगे सेकेंड, क्या लिखोगे सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखोगे थर्ड, इस तरह, ठीक है। इस तरह यहाँ पर क्या लिखोगे फोर्थ और यहाँ पर क्या लिखोगे फिफ्थ। ये जरूर भरना, इस तरह आप यदि करेंगे तो आपको 100% मानचित्र भरना आ जाएगा। आपको क्या करना है कि एक इसी तरह का मानचित्र मार्केट से ले आना है और आपको 1 से 2 बार पूरे स्टेटों को, स्टेट अर्थात राज्यों के नाम लिखना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है। आशा करता हूँ आपको मानचित्र भरना समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्त का शेयर जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हें अपने भलाई के साथ साथ दोस्त का भी भला करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि आपका टारगेट 90+ का है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।